हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पढ़ाई वाले सर की एक और बेहतरीन वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री का, जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। शुरू के क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले स्टडी कर रखे हैं। आज उसी का ये पार्ट 2 बनाया जा रहा है। तो आप लोग को बता दें, जिन्होंने अभी पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, जिसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको ऐसे टॉपिक बताए जाने वाले हैं जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है 12 से 16 या 12 से 15 नंबर का आप लोग को इसी वीडियो में देखने को मिल जाए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, फुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा 12 से 13 मिनट की वीडियो होने वाली है और आप लोग के इसमें 12 से 15 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है बहुत, इसको देख लेते हैं हम लोग। डिफिनेशन क्या कह रही है इसकी, कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य हो। ठीक है, तो उसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो घात आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, ये घात ये कितनी हो, शून्य हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका ये छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है, ये आप लोग को लिख लेना है। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। अगर डिफिनेशन पूछी जाती है तो 2 नंबर में इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो इसके बाद देख लीजिए बच्चों, क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 1 हो, उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए, ये देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या था कि घात हमारी कितनी थी, 0 थी घात। ठीक है, तो ये घात मेरी यहाँ कितनी थी, 0। तो अभी हम दिखाने वाले हैं आपको, यहाँ पर अगर इन्होंने 1 बोला तो यहाँ घात कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग को दी हुई है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की रिएक्शन। तो आप लोग को सेम ये रिएक्शन लिख देनी है। ऊपर का मैंने इसलिए नहीं बताया आप लोग को ये, क्योंकि ये आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रूविंग नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। पूछा जाएगा तो आपसे केवल ये समीकरण पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को चुप पे ये समीकरण लिख के आ जाना है, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है। यहाँ क्या है देखिए, k = 2.303/t log t a माइनस एक्स। ठीक है, तो इसके सवाल आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। फिलहाल आज हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, तो हम लोग थ्योरी देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्या है अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर पेप्टीकरण। ठीक है, पेप्टीकरण क्या होता है, यहाँ पे हम नीचे ब्रैकेट कर दे रहे हैं, आप लोग को दिखने आराम से आसानी हो थोड़ा। 1 सेकेंड, ये लीजिए। ठीक है, ये है हमारा पेप्टीकरण। क्या कह रही है इसकी डिफिनेशन, कि ताजे बने अवक्षेप को वैद्युत अपघट्ट की क्रिया द्वारा कोलाइडी अवस्था में या छोटे छोटे कणों में बदलना ही पेप्टीकरण कहलाता है। तो ज़्यादा आप लोग को मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आप लोग यहाँ तक भी लिख देते हो तब भी आप लोग के नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, और लिखते हो तो और बढ़िया बात है, आप लोग के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, नंबर बढ़ के मिलेंगे। तो फिलहाल इनका कहने का मतलब क्या है कि ताजे बने अवक्षेप को वैद्युत अपघट्ट की क्रिया द्वारा कोलाइडी अवस्था में छोटे छोटे कणों में बदलना। ठीक है, जैसे कोई अवक्षेप हो, मान लिया कि एक तरह से आपने ये कोई हलवा टाइप का है। ठीक है, कुछ हलवा टाइप का है, इसके अंदर क्या है, ऐसे ऐसे बना पड़ा है, खूब कोलाइडी के अंदर भरे पड़े हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको छोटे छोटे कणों में बदल देना है, मतलब इसको तोड़ देना है एक तरह से, बाहर की तरफ से टूट बिखर जाए, कोई शेप ना रहे उसका। ठीक है, मतलब 1 मिनट की बताते हैं और अच्छे से आपको, कि मतलब कोई शेप ना हो जिसका इस तरह से, ये मान लीजिए ये बना के ऐसे जोड़ दो आके। ठीक है, इसका कोई शेप ना हो, तो इस क्रिया जो होती है पूरी, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टीकरण। ठीक है, तो सारे पॉइंट आप लोग को नहीं इसमें बताया जा रहे हैं, क्योंकि जो आपको इंपॉर्टेंट है केवल वो बताया जा रहा है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा हो। तो ये आपको दिख रहा होगा कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। फिलहाल ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है भी, इसलिए यहाँ पर हमने इसको स्किप कर दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा अपोहन। ठीक है, ये जो हेडिंग है यहाँ पर अपोहन। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायलिसिस, है ना। तो ये इसका डायग्राम समझ लेते हैं हम लोग। पहले क्या कह रहा है कि देखिए थ्योरी क्या है इसकी, कि जब शुद्ध कोलाइडी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे एक टैंक में डुबोया जाता है, तो अशुद्धियाँ अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ठीक है, तथा शुद्ध साल झिल्ली में शेष बच जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग अपोहन कहते हैं। अपोहन क्या होता है, जो अयस्क होते हैं, कण होते हैं, उनको शुद्धिकरण एक तरह से होता है, जिसको हम लोग अपोहन बोलते हैं। ठीक है, तो करते क्या है कि ये जो पन्नी आप लोग को दिख रही है ये, ठीक, ये इसको बोलते हैं हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली बोलते हैं, ये लिखी हुई है जो अर्धपारगम्य
झिल्ली। इसकी विशेषता क्या होती है कि देखिए, अगर आपने इसके अंदर कोई अशुद्धिकरण भरी है, फॉर एग्जांपल कि आपने बालू भर दी, उसमें पानी खूब घोल कर रख दिया, तो बालू बाहर आ जाएगी, पानी अंदर रह जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा होता नहीं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रहे हैं कि जो अशुद्धियाँ होंगी मेरी, वो कहाँ घुल जाएंगी, बाहर वाटर में। ठीक, और जो प्योर हमारा जो अंदर होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे, जो प्योर सॉल्ट होगा वो हमारा अंदर रह जाएगा। ठीक है, और बाद में हम लोग ये थैली जो है ये बाहर निकाल लेंगे, और हमें शुद्ध जो जिस चीज़ का हम शुद्धिकरण कर रहे होंगे वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब वहाँ इतना काम करना है। इसको आगे बढ़ते हैं। अब आगे अब देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, ये सब आपके 2-2, 3-3 नंबर में पूछी जाने वाली हेडिंग है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो देखिए टिंडल प्रभाव क्या कह रहा है कि जब कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर उस पर प्रकाश की किरण पुंज को गुजारते हैं, तो प्रकाश किरण के लंबवत देखने पर कोलाइडी विलयन में एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको जरा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं यहाँ पर, एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव की व्याख्या फैराडे की थी, मतलब इनको जिन्होंने बनाया था, नियम दिया था, उनका नाम क्या था, फैराडे। फैराडे के नियम आप लोगों ने और पढ़ रखे होंगे, 2 नियम होते हैं, पार्ट 1 में आप लोग को बताया गया, आप लोग जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि फैराडे के नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 नियम होते हैं फैराडे के। ठीक है, तो देखिए इसको समझ लेते हैं, टिंडल प्रभाव है क्या। अब टिंडल प्रभाव समझिए। देखिए मान लीजिए ये कोई आपका अंधेरा कमरा है, सॉरी अंधेरा कमरा नहीं, इसको एक तरह समझ लिए, कोई बॉक्स लिया आपने, ठीक है, दफ्ती है, चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है, बीच में आपने क्या करा कि यहाँ से एक छेद कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ से एक छेद कर दिया, और ऊपर से इसको एक गिलास समझ लिए, चलिए साइड में छेद है, ऊपर से गिलास समझ लिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ से टॉर्च लाइट अंदर मारेंगे। ठीक है, फ़ोन की टॉर्च लाइट जो होती है उसको बिल्कुल चिपका के आप यहाँ से अंदर मारेंगे, और ऊपर से यहाँ से आप देखिए, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक शंकु टाइप का दिखेगा, इस तरह से लाइट का। ठीक, कहीं देखा होगा अक्सर आप लोगों ने, लाइट का हल्का शंकु टाइप का दिखेगा बना हुआ, तिकोना टाइप का। ठीक है, तो इसी को, ये जो इफेक्ट होता है हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलेंगे टिंडल प्रभाव। ठीक है, इस इफेक्ट को समझ में आया आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे कि ब्राउनी गति क्या होती है। अब देखिए ब्राउनी गति पूछ रहा है, तो ब्राउनी गति यहाँ पर आपको साफ दिख रही होगी ये। ठीक है, ये पूरा दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पर, लेकिन इसको और अभी समझेंगे विस्तार से, ऐसा पढ़ेंगे इसको कि एक बार पढ़ने के बाद हमें इसको दोबारा रिवीजन करने की भी ज़रूरत ना बचे। तो ऐसा कैसे पढ़ाई हो सकती है, देखिए कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते हैं, इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। ये कोई बॉक्स है, ठीक, अब देखिए कोलाइडी कण है मेरे अंदर, ठीक है, वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे, जैसे गैस के अंदर होता है, गैस सिलेंडर के अंदर अणु ऐसे ही गति करते होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई यहाँ से चला, ऐसे चला गया, फिर ये आ गया, फिर यूँ ऐसे करते, ऐसे करके करते, कैसे है ना, इसको बोलते हैं जिगजैग मोशन। यहाँ पे आके रुक गया, इसको जो टेढ़ी मेढ़ी गति होगी, यहाँ पर आप लोगों को ये डायग्राम बगल में दिख भी रहा होगा, तो ये किसका डायग्राम है, ये ब्राउनी गति का ही डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसका कारण क्या होता है ब्राउनी गति का बनने का कारण है कि कोलाइडी कणों के बीच होने वाले टक्कर से ही ब्राउनी गति संभव हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बड़ा सा हमने बॉक्स बना लिया, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ से अंदर कोई कण ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, कई सारे कण ऐसे चल रहे हैं, तो कोई ना कोई सिचुएशन होगी जहाँ पर क्या होंगे, ये कण आपस में टकराएंगे। अब जैसे ही टकराएंगे तो भाई टकराएंगे, तो ये कोई कमज़ोर होगा, कोई मजबूत होगा, तो हल्के फुल्के इधर उधर हो जाएंगे, जैसे ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा मान लीजिए, है ना, तो आपस में ऐसी टकरा के टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्राउनी गति, है ना। अब बढ़ेंगे आगे हम लोग, और जिसने यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो आप आगे मिस ना करो। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक, फिलहाल ये नहीं पूछा जाता है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा जोर ना डालिए। ठीक, अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है हमसे कि वैद्युत कण संचलन क्या है। तो वैद्युत कण संचलन, चलिए पढ़ लेते हैं डिफिनेशन, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी वैद्युत कण संचलन, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिए, आराम से बैठ के सुबह के टाइम फ्रेश माइंड से याद करिएगा। ठीक है सब लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए
स्कंदन ये पूछा रहता है, स्कंदन क्या होता है। तो स्कंदन का सिंपल सी डिफिनेशन है कि जब कोलाइडी कणों को आवेश से हटा दिया जाए तो ये कण मिलकर एक बड़े अवक्षेप का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग स्कंदन कहते हैं, ठीक है। या अथवा अनावेशित कणों को आपस में मिलाकर एक बड़े कण में बदलना स्कंदन कहलाता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी डिफिनेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं। अब भैया ये देखिए, ये जो आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है आपका। इसको बोलते हैं हम लोग सवर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको? सवर्ण संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी कोलाइड की, ठीक, किसी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली गोल्ड सॉल्ट को NaCl 10% ml के साथ स्कंदन को रोकती है उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। इतनी सी डिफिनेशन, केवल आप लोग को इतनी डिफिनेशन याद करनी है, ठीक। 2 नंबर आप लोग के कंफर्म हो जाएंगे और याद करके जरूर जाइएगा स्वर्ण संख्या। और ये पॉइस, ये जो पॉइस पूछा जा रहा है ये भी, ठीक है। तो फिलहाल आगे पन्ने में देखते हैं, उसमें तो कटिंग हो गई थी पॉइस की। देखिए क्या है, पायस क्या होते हैं कि ऐसा कोलाइडी तत्व जिसमें परिलिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं। मतलब परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं? द्रव में होते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उन्हें हम लोग पॉइस कहते हैं। ये दोनों द्रव आपस में अमिश्रित होते हैं तथा छोटी छोटी बूंदें एक दूसरे में परिक्षिप्त होकर पॉइस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पॉइस मतलब एक तरह से अशुद्धि आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ें अलग से दिखें आपको, एक ही ना दिखें। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया पानी में तेल। अगर आप पानी में तेल को डालते हो तो तेल ऊपर अलग से आ जाएगा, ठीक है, वो घुलेगा नहीं उसमें। कि ऐसे पॉइस जिसमें द्रव वसा की छोटी छोटी बूंदें जल में वितरित होती हैं उसे पानी में तेल कहते हैं, ठीक है। और ऐसे एग्जांपल दूध भी हुआ, आपका दूध पूरा नहीं घुलता है, हमेशा सफ़ेद रहेगा पानी, आप चाहे जितना मिला दो, ठीक है। और इसका उल्टा आप लोग करोगे यहाँ पर तेल में पानी, तब भी बात वही है, चाहे पानी में तेल चाहे तेल में पानी, बात वही है बस, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, और नई वीडियो में आप लोग को इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शनें बताई जाएंगी केमिस्ट्री में जो आ सकती हैं आपके एग्ज़ाम में। तो वीडियो को बिल्कुल भी मतलब आप लोग जो आने वाली हैं उनको मिस ना करिए। इसलिए हमारे चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट डाल के जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही अलग और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।